हेलो एवरीवन। आज हम बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं। राजनीतिक विचारधाराओं के अंतर्गत आज हमारे अध्ययन का टॉपिक है आदर्शवाद। आदर्शवाद में सबसे पहले हम जानेंगे कि आदर्शवाद कहते किसे हैं। आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य के कार्य के क्षेत्र के संबंध में महत्वपूर्ण विचार करती है। इसे कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे आध्यात्मिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत, राज्य का आदर्शवादी नैतिक सिद्धांत, प्रत्ययवाद आदि। इस विचारधारा में राज्य संबंधी समस्याओं का दार्शनिक दृष्टिकोण से अध्ययन और विवेचन किया जाता है और उनकी राजनीतिक धारणाएं बहुत अधिक सीमा तक आध्यात्मिक विचारों पर आधारित होती हैं। आदर्शवादी राज्य से संबंधित अपनी विचारधारा को मनुष्य की विवेकशील तथा आध्यात्मिक तत्वों पर आधारित करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि वही तत्व मानव स्वभाव में अधिक व्यापक और स्थायी होता है। इसी कारण वे राज्य तथा उनकी संस्थाओं की यथार्थ स्थिति का नहीं बल्कि उसके आदर्श स्वरूप का अध्ययन करते हैं। और यही इस विचारधारा का प्रमुख और मुख्य बिंदु है कि ये प्रत्येक स्थिति में राज्य के आदर्श स्वरूप का, व्यक्ति के आदर्श स्वरूप का अध्ययन करते हैं। आदर्शवाद के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था न होकर के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था है, जिसे मनुष्य की आंतरिक मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। अर्थात इसके अनुसार ये मानते हैं कि मनुष्य की आंतरिक मनोवृत्ति ही ऐसी होती है कि वो स्वतः ही राज्य का निर्माण करता है। राज्य एक धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया है और जो कि अनिवार्य संस्था है। राज्य के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। इसके अनुसार क्योंकि राज्य मनुष्य की आंतरिक मनोवृत्ति का ही प्रकट और व्यापक रूप है, इसलिए राज्य और व्यक्ति में कोई विरोध हो ही नहीं सकता। राज्य एक भौतिक संस्था न होकर के एक नैतिक और आध्यात्मिक संस्था है और इस कारण उसका कार्य व्यक्ति के बाहरी क्रियाकलापों को नियंत्रित करना ही नहीं बल्कि उसका कार्य व्यक्ति को नैतिक बनाना भी है। और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य को वो अधिकार है कि वह व्यक्ति के समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रित कर सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि आदर्शवाद के अनुसार राज्य के अधिकार और उसका कार्य क्षेत्र असीमित हो जाता है और व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की नैतिकता और स्वतंत्रता राज्य के द्वारा ही दी हुई होती है और व्यक्ति राज्य के अंतर्गत रहकर ही वास्तविक स्वतंत्र और नैतिक जीवन व्यतीत कर सकता है। इसीलिए यदि व्यक्ति को मानव जीवन के सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य और प्रयोजनों की साधना करनी है तो उसे राज्य की साधना करनी चाहिए, क्योंकि राज्य के बिना उन उद्देश्यों और प्रयोजनों की साधना संभव ही नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आदर्शवाद के अनुसार राज्य ही साध्य है और व्यक्ति उसका साधन मात्र है तथा राज्य और व्यक्ति के बीच ठीक वैसा ही संबंध है जैसा संबंध शरीर और उसके अंगों के बीच में होता है। जिस प्रकार से अंगों का शरीर से अलग कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार व्यक्ति का भी राज्य से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं होता। इस विचारधारा के प्रमुख विचारक हैं हीगल, ग्रीन, बोसांके, कांट इत्यादि। आदर्शवादी विचारधारा के प्रमुख सिद्धांतों की हम बात करें तो एक एक करके हम देखते हैं, जिससे हम स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि वास्तव में आदर्शवादी विचारधारा है क्या। 19वीं और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की राजनीतिक विचारधारा में आदर्शवाद का बहुत ही अधिक प्रभाव रहा है और राज्य के संबंध में अपने दृष्टिकोण के आधार पर आदर्शवाद को दो पक्षों में बांटते हैं, एक उग्र आदर्शवाद और एक उदारवादी आदर्शवाद। इनमें आपस में मतभेद होते हुए भी उनकी मूल विचारधारा एक ही है और इन्हीं मूल विचारधाराओं के आधार पर इनके मूल सिद्धांतों का संक्षिप्त रूप में हम इस तरह से देख सकते हैं। पहला इसका सिद्धांत अगर हम देखें तो पहला सिद्धांत है, ये मानते हैं कि राज्य एक नैतिक संस्था है। आदर्शवाद राज्य को
आदर्शवादी राज्य को प्रकृतिवादी या बुद्धिवादी विचारकों की भांति भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मात्र न मानकर उसका अस्तित्व एक नैतिक संस्था के रूप में मानते हैं। जिस प्रकार समाज में परिवार, मंदिर आदि संस्थाएं व्यक्ति की नैतिक दृष्टि से पूर्ण बनाने का प्रयत्न करती है, उसी प्रकार राज्य का भी यह कर्तव्य है कि वह व्यक्ति को सामाजिक जीवन तथा कार्य व्यापार में उपयुक्त स्थान प्रदान करे और उसे योग्य बनाए कि वह अपनी सामाजिक स्थिति से संबंधित कर्तव्यों को सुचारू रूप से संपन्न कर सके। आदर्शवादियों का विचार है कि राज्य हमारे नैतिक विचार का ही प्रत्यक्ष रूप है और राज्य की सदस्यता अनैतिक और मूर्ख मानव को नैतिक, योग्य और विवेकशील बनाती है। इसलिए राज्य पूरी तरह से एक नैतिक संस्था है। दूसरा सिद्धांत है इसका कि राज्य साध्य है, साधन नहीं। व्यक्तिवाद, समाजवाद और दूसरी ऐसी ही अनेक विचारधाराएं राज्य को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का एक साधन मानती है, परंतु आदर्शवादी राज्य को साध्य मानते हैं और व्यक्ति को साधन। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य एक ऐसा साध्य है जिसके विकास हेतु व्यक्ति को अपना बलिदान करने के लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिए। राज्य की तुलना में व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है। व्यक्ति तो राज्य रूपी ध्येय का एक साधन मात्र है। जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं कि व्यक्ति शरीर के अंग के समान है और राज्य शरीर के समान, अतः उनके द्वारा पूर्ण रूप से राज्य की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। तीसरा इसका सिद्धांत है राज्य का अपना लक्ष्य और व्यक्तित्व। आदर्शवाद के अनुसार राज्य का अपना पृथक व्यक्तित्व तथा इच्छा होती है। राज्य की ये इच्छा व्यक्ति की व्यक्तिगत या सामूहिक इच्छा से पृथक और ऊंची होती है। राज्य व्यक्तियों का समुदाय मात्र नहीं होता, वरन उसकी सत्ता उन व्यक्तियों की समष्टि से भिन्न तथा उच्चतर होती है। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, आदर्शवादियों का मानना है कि व्यक्ति राज्य के शरीर के अंग के समान है। जिस तरह से शरीर अंगों का समूह मात्र नहीं होता, समस्त अंगों की समष्टि से उच्चतर सत्ता होती है शरीर की, उसी तरह से व्यक्तियों के समूह से उच्चतर सत्ता होती है राज्य की। इसके चौथा सिद्धांत है राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत आदर्शवादी दर्शन का केंद्र बिंदु है। इस विचारधारा के अनुसार रूसो की सामान्य इच्छा जो सदैव निस्वार्थ, स्थायी और लोक उपकारक होती है, राज्य के रूप में साकार अथवा मूर्त रूप ग्रहण करती है। इस सामान्य इच्छा में व्यक्तिगत इच्छाओं का उस सीमा तक प्रतिनिधित्व होता है जिस सीमा तक व्यक्तिगत इच्छाएं सार्वजनिक हित से प्रेरित होती है। राज्य का कोई भी कार्य व्यक्ति की इच्छा के विपरीत नहीं होता, क्योंकि राज्य उस सामान्य इच्छा के अनुकूल कार्य करता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति की आदर्श इच्छा भी सम्मिलित होती है। सामान्य इच्छा का प्रतिनिधि होने के कारण राज्य के सभी काम आवश्यक रूप से उचित, विवेकपूर्ण और नैतिकतापूर्ण होते हैं। सामान्य अर्थों में हम कहें तो राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है और उसका उल्लंघन करने का अधिकार व्यक्ति को नहीं होता। पांचवा सिद्धांत है राज्य आंतरिक और बाह्य दृष्टि से सर्वशक्तिमान होता है। राज्य सर्वशक्तिमान होता है, अजर, अमर, सर्वाधिकार संपन्न और नैतिकता का संरक्षक है। अतः व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह राज्य के समस्त आदर्शों और कानूनों का पालन करे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी राज्य की शक्ति असीम मानी जाती है इस विचारधारा के अनुसार, और अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी राज्य की कार्यनीति नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं होता। हीगल, प्रमुख आदर्शवादी विचारक के अनुसार राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर की अवतारणा है। यह पृथ्वी पर विद्यमान एक दैवीय विचार है। इसीलिए राज्य आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टियों से सर्वशक्तिमान है। अगली विशेषता है इसकी, राज्य का आधार बल नहीं, इच्छा है। व्यक्ति राज्य के कानूनों का पालन इसलिए नहीं करते कि राज्य उन्हें बलपूर्वक मनवाता या मनवा सकता है, बल्कि इसलिए करते हैं कि वास्तव में राज्य शक्ति, राज्य के कानून व उसके आदेश उस सामान्य इच्छा के मूर्त रूप होते हैं जिसमें व्यक्ति की अपनी औचित्यपूर्ण इच्छा भी सम्मिलित होती है। यानी राज्य के इस प्रकार के कानूनों व आदेशों का पालन करते समय हम अपनी सद इच्छा का ही पालन कर रहे होते हैं। वो वास्तव में सभी व्यक्तियों की इच्छाओं का एक आदर्श रूप है। अगला सिद्धांत है मानव स्वतंत्रता राज्य के आज्ञा पालन में ही
निहित है। आदर्शवादी विचारक राज्य के बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता नहीं समझते। उनका विचार है कि जिस प्रकार कुरूपता के अभाव का अर्थ सुंदरता नहीं है, उसी प्रकार बंधनों के अभाव का अर्थ स्वतंत्रता नहीं है। ये सकारात्मक स्वतंत्रता के उपासक हैं और उनका विचार है कि वास्तविक स्वतंत्रता राजकीय बंधनों के अंतर्गत ही प्राप्त की जा सकती है। अगली विशेषता है राज्य अधिकारों का जन्मदाता है। आदर्शवादी व्यक्तिवादियों और अनुबंधवादियों की भांति राज्य से पूर्व प्राकृतिक अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। वे अधिकारों को मानव जीवन की ऐसी बाह्य परिस्थितियां मानते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति का आंतरिक विकास संभावित होता है, और राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो व्यक्ति के आंतरिक विकास हेतु आवश्यक बाह्य परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है। इसलिए अधिकार प्राकृतिक नहीं होते। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य ही अधिकारों का जन्मदाता होता है। 9वां सिद्धांत है व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं। आदर्शवादी व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक विषय में सावयव सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। उनका विचार है कि जिस प्रकार शरीर और उसके अंग, इनके आपसी हितों में कोई विरोध नहीं होता, वैसे ही व्यक्ति और राज्य में भी कोई विरोध नहीं हो सकता। अगला सिद्धांत है राजनीतिक और नैतिक कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं होता। आदर्शवादी राजनीतिक और नैतिक कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं मानते। कांट के अनुसार कर्तव्य का संबंध मानव की आंतरिक चेतना से है और राज्य मानव की आंतरिक चेतना की ही व्यापक अभिव्यक्ति है। अतः राज्य के प्रति हमारे प्रत्येक कर्तव्य का नैतिक होना आवश्यक है। जो वस्तु नैतिक रूप से गलत है वह कभी भी कानूनी रूप से सत्य नहीं हो सकती। इस प्रकार हम देखते हैं कि आदर्शवादी विचारधारा राज्य के आदर्शवादी सिद्धांतों के पर विचार करती है और व्यक्ति का विकास राज्य के अंतर्गत ही मानती है। अगले वीडियो में हम आदर्शवादियों के विचार के अनुसार प्रमुख आदर्शवादियों के राज्य से संबंधित विचारों को पढ़ेंगे।